साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में, इस मैराथन वीडियो में हम लोग और भी शानदार सुंदर प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बीपीएससी या किसी भी तरह के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन साबित होने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही, आपके सिलेबस को देखते हुए उसमें से रिसर्च करके उसके अंदर से प्रश्नों को लाया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में उपयोगी साबित हो सकते हैं। उसी प्रश्नों को आपको कराया जा रहा है। इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको अब तक हमारे चैनल पर करा दिया गया है। जो लोग भी आप देखे होंगे शुरू से, उनको पता चल गया होगा कि आपके लिए किस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस मेहनत के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आप कमेंट में जब अपना विचार लिखते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ही एनर्जी प्राप्त होता है और आपके लिए मेहनत करने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कराना ही मेरा टारगेट रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल दिया जा सके। साथियों विश्वास के साथ देखिए, सारे जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं चैनल के माध्यम से, प्रत्येक वीडियो को आप देखिए, प्रत्येक वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए प्रश्न हम लोग का, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में संगीतकार के गुण की चर्चा है? तो संगीतकार के गुण की जो चर्चा है, जिनको वाग्यकार बोला जाता था, ठीक है, वाग्यकार भी बोला जाता है, जिनको धातु और मातु का दोनों का ज्ञान हो, उसे ही संगीतकार आप कह सकते हैं या वाग्यकार कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको सांगीतिक मटेरियल का और पद का, यानी कि साहित्य का, दोनों का नॉलेज हो, उस समय कहा जाता था संगीतकार को। हालांकि आज की जो रूपरेखा है संगीतकार का, वो क्या है उसके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन देखिए एक प्रश्न क्या है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में संगीतकार के गुण की चर्चा है? तो ये प्रकीर्ण अध्याय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए संगीत रत्नाकर में मैं बता दूं 7 अध्याय है, ठीक है। स्वराग, प्रकीर्ण, प्रबंध, ताल, वाद, नृत्य, ये 7 अध्याय हैं, ठीक है। तो प्रकीर्ण अध्याय में इस चीज़ का चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, सवाई गंधर्व का संबंध किस घराना से था? तो जो सवाई गंधर्व हैं, ये इनका जो संबंध था ये किराना घराने से थे, ठीक है। सवाई गंधर्व किराना घराने के कलाकार थे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, आगरा घराने के संस्थापक कौन हैं? तो आगरा घराने के जो संस्थापक हैं, साथियों आप फयाज खां को देख करके कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि फयाज खां ये आगरा घराने के रत्न माने जाते हैं। आप इनको एक तरह से प्रचार प्रसारक भी कह सकते हैं, लेकिन जो संस्थापक हैं वो आपके हाजी सुजान खां आगरा घराने के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन का स्वरूप जो है उसको आप समझ रहे होंगे। जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं, राग को ग्रहण करने का क्या मतलब है? वहाँ से उसको हम लोग एक दिशा देते हैं, एक शुरुआत करते हैं, वहीं से हम लोग मतलब कि शुरू करते हैं। तो प्रश्न का जो स्वरूप है, पूछ रहा है कि जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रह स्वर कहते हैं, ठीक है। जहाँ से राग की गायन शुरू होती है, आरंभ होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने रसों को बताया? तो देखिए नाट्य शास्त्र में भरत ने 8 रसों को बताया है। 9 रस इनके जो टीकाकार थे अभिनव गुप्त, ठीक है, उन्होंने इसको माना था, लेकिन हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में भरत ने 8 रसों को ही माना है, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ख्याल घराने के उस घराने का नाम बताएं जिसमें नोम तोम का आलाप भी लिया जाता है, यानी कि लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो देखिए ये ख्याल घराने के उस घराने का नाम बताएं जिसमें नोम तुम का आलाप भी लेते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ये आगरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोम तुम के आलाप से जाना जाता है आगरा घराने को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग केदार में किस स्वर का दोनों स्वरूप लगता है? तो जो केदार है ना, उसमें शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों स्वरूप लगता है। जब आप राग केदार के स्वरूप को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मध्यम, शुद्ध और तीव्र मध्यम दोनों लगा हुआ है। तो हम लोग का जो प्रश्न है, राग केदार में किस स्वर का दोनों स्वरूप लगता है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा मध्यम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में सबसे प्रचलित स्वरलिपि कौन सा है? तो वेस्टर्न म्यूजिक में सबसे प्रचलित स्वरलिपि दोस्तों स्टाफ है, ठीक है। पिछले किसी वीडियो में मेरे द्वारा इस क्वेश्चन को बाय मिस्टेक न्यूमस बता दिया गया था, वेस्टर्न म्यूजिक में सबसे प्रचलित स्वरलिपि। आप उसको करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि न्यूमस नहीं स्टाफ ही होता है, ठीक है। तो
तो वेस्टर्न म्यूजिक में, इसलिए मैं इस प्रश्न को फिर से मैं रिपीट किया हूँ आपको बताने के लिए, यही मेरा लक्ष्य था कि मैं आपको इस चीज़ को करेक्शन करा दूँ। तो वेस्टर्न म्यूजिक में सबसे प्रचलित स्वर लिपि कौन सा है? तो स्टॉप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, बाय द वे कमेंट में आप अपना विचार रख सकते हैं। अगर किसी तरह का मेरे से भी भूल होती है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। हो सकता है मैं भी किसी जगह पे अगर बाय द वे आपको फॉल्ट फील हो रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि उसको फिर से करेक्शन कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सीखना है, आप सभी के साथ मिल कर के सीखना है। कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ, आपके जैसा साथी हूँ, आपके समक्ष आकर के मैं सीख रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए, तो सीखना तो जीवन भर है साथी। तो इसको हम लोग देखते हैं, भीमसेन जोशी को किस सन में भारत रत्न मिला? तो 9 नंबर जो आंसर हो जाएगा इसका, भीमसेन जोशी को किस सन में भारत रत्न मिला था? तो मैं आपको बता दूं, भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न मिला था। वहीं 1999 में आपको पंडित रविशंकर को मिल गया था, और 2001 में आपको मिला था बिस्मिल्लाह खान को, और ये आपके लता मंगेशकर जी को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ध्रुपद के प्रचार प्रसारक कौन माना जाता है? साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में मिसटाइपिंग दिखे, जैसे यहाँ पे ध्रुपद लिखा हुआ है लेकिन जो ओरिजिनल स्वरूप होता है वह ध्रुपद होता है, तो क्वेश्चन टाइप करते समय थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको आप लोग दिल पे ना लेंगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी भी तरह का मिस्टेक अगर आपको दिखे उसके लिए, तो आप क्वेश्चन का जो भावना है उसको समझते हुए आंसर करें। ध्रुपद के प्रचार प्रसारक किन्हें मानते हैं? तो मान सिंह तोमर को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से आलाप युक्त गायन किस घराने की विशेषता है? तो आलाप युक्त गायन किस घराने की विशेषता है? हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आगरा, पंजाब। आगरा तो नोम तोम का है। ठीक है, आलाप युक्त विशेषता ग्वालियर घराना हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यदि मध्यम सप्तक के पंचम की आंदोलन संख्या दुगुनी कर दी जाए तो वह पंचम किस सप्तक में प्रवेश करेगा? ठीक है, प्रश्न हम लोग का ये था। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मध्यम सप्तक के पंचम की आंदोलन संख्या दुगुनी कर दी जाए। देखिए कितना होता है पंचम का आंदोलन संख्या? 360 होता है। ठीक है, इसको अगर दुगुनी करेंगे तो ये सीधे एक सप्तक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मध्य सप्तक के बाद क्या हम लोग का आएगा? तो तार सप्तक इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तबले का बद्धी किस पशु के चमड़े से बनता है? तो तबले का जो बद्धी है, पूड़ी इसका बकरी से बनता है, लेकिन जो बद्धी है, बद्धी ये ऊँट के चमड़े से बनता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग तबले के स्वरूप को देख लेते हैं, जो आपके समक्ष मेरे माध्यम से दिखाया जा रहा है। तबले का जो स्वरूप है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि तबले का जो अंग है इसको स्याही बोलते हैं, जो ब्लैक वाला रहता है। ठीक है, और ये चाटी रहता है जो किनारे पे रहता है। ठीक है, किनारे पे जो रहता है चाटी रहता है, और स्याही और चाटी के बीच में जो स्थान रहता है आप देख रहे होंगे वाइट कलर में, ये हो जाता है हम लोग का लौ। ठीक है, और अगला स्वरूप हम लोग देखते हैं गजरा क्या होता है। देखिए आप स्क्रीन पे बिल्कुल साफ देख रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो साथियों वीडियो का जो क्वालिटी है कम से कम 360 आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन 360 से कम पे ना देखिएगा, क्योंकि आपको साफ नहीं दिखाई दे सकता है। तो 360 क्वालिटी कर लीजिएगा। देखिए गजरा क्या होता है, आप इस वीडियो के माध्यम से तबले के अंगों को स्पष्ट समझ सकते हैं। स्याही और लौ चाटी हम लोग समझ गए। गजरा क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं किनारे पे जो बांधा हुआ है इसको गजरा बोलते हैं। बद्धी क्या है? बद्धी यही जो आप देख रहे होंगे फीता की तरह जो है, ये ऊँट के चमड़े से बना रहता है। ठीक है, अगर मतलब ओरिजिनल तबले की बात करें तो आप बद्धी का ये स्वरूप देख रहे होंगे। ठीक है, अंदर में लकड़ी है, ये जो है लकड़ी है। ठीक है, गट्टा क्या है? ये जो छोटा छोटा जो लकड़ी लगाया गया है, मतलब कि आप गुल्ली कह सकते हैं, गुल्ली के जैसा एक मतलब कि आम भाषा में, लोकल भाषा में, लेकिन इसको गट्टा बोलते हैं, जो जिसकी संख्या 8 रहता है। ठीक है, और गुड़री क्या होता है? देखिए गुड़री जो होता है जो अंदर के तरफ यहाँ पे एक और लगा रहता है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, इसको गुड़री बोलते हैं। और उसके नीचे ये जो नीचे कपड़ा का जो लगाया गया एक स्टैंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसको गद्दी बोलते हैं। तो दोनों तरफ वही स्वरूप है। तो तबले के अंगों को हम लोग कितना अच्छा से समझ लिए। अब उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो तबले का ये जो अंग है इसको मैं समझा दिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लेगा कि स्याही और चाटी के बीच के स्थान को तबले में क्या बोलते हैं? तो लौ बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों, एजुकेशन गैंगवे यूट्यूब चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं मतलब किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए 14 नंबर जो प्रश्न है, कथकली किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है वह केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, तो चलिए अगला स्वरूप हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक कंटेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके समक्ष लाया गया है कि कौन से कलाकार किस नृत्य से संबंधित है और कहाँ का नृत्य कौन सा था। इस चीज़ को भी मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास किया हूँ प्रश्नों के माध्यम से भी। तो देखिए, बिरजू महाराज जो थे वो कथक के लिए जाने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। माधवी मुग्दल ओडिसी नृत्य से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के लिए भी जानी जाती है और आपके कुचिपुड़ी के लिए भी जानी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, विद्या गौरी अडकर कथक के लिए जाने जाते हैं, यानी कि बिरजू महाराज और विद्या गौरी, ठीक है, ये दोनों कथक के लिए जाने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं, यानी कि भरतनाट्यम के लिए आपके मृणालिनी साराभाई और रुक्मणी देवी ये दोनों भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। सोनल मानसिंह, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू कारण ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई वाटरमार्क जैसा आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है सोनल मानसिंह जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये चीज़ पूछ लिया जाता है। और हाँ, झावेरी बहनों के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो झावेरी बहनें ये मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी झावेरी बहनें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बिरजू महाराज कथक के लिए, माधवी मुग्दल ओडिसी नृत्य के लिए, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के लिए, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के लिए, विद्या गौरी अडकर कथक के लिए, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम के लिए, सोनल मानसिंह ओडिसी के लिए और झावेरी बहनी मणिपुर के लिए। तो ये चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची है। ठीक है, कि कौन सा नृत्य किस प्रदेश से संबंध रखता है। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग के अनुसार आप देखते रहिए। 1 नंबर पे क्या है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश और कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, यानी कि केरल से 2 नृत्य का संबंध है, एक कथकली का और एक मोहिनी अट्टम का। ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली 2 नृत्य है जो केरल से संबंधित है, याद रखिएगा। मणिपुर तो स्पष्ट अपने नाम से ही मणिपुर का है। सत्रिया एक नृत्य है जो कि असम से है, और ओडिसी भी अपने नाम से स्पष्ट है कि उड़ीसा से है। ठीक है, तो मेरे माध्यम से कुछ थोड़े पॉइंट आपको दिए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारंग देव के अनुसार श्रुति अंतर कितना होता है? देखिए, वैसे श्रुति अंतर अक्सर विद्वानों ने 9 और 13 का माना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का जो स्वरूप है वह पूछ रहा है कि सारंग देव के अनुसार श्रुति का अंतर कितना है। तो श्रुतियांतर जो है, यानी कि स्वर संवाद की दृष्टि से जो श्रुतियांतर है वह कितना माना गया, वह 8 और 12 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन 10 विधि राग वर्गीकरण में नहीं है? तो भाषा विभाषा, थोड़ा सा ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में सही नहीं हो पाया है। ठीक है, विभाषा का स्वरूप इस तरह से रहता है। तो किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन में आपको गलत टाइपिंग मिले तो उसको आप ध्यान में ना लीजिएगा, आपको क्वेश्चन अभ्यास से मतलब रखना है। तो चलिए, इनमें से जो उपभाषा है ये आपके 10 विधि राग वर्गीकरण में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के रचनाकार किस जगह के रहने वाले थे? तो संगीत रत्नाकर के जो रचनाकार है सारंग देव, वो आपके कश्मीर से बिलोंग करते थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संगीत में वर्ण कितने होते हैं? तो संगीत में वर्ण ना 2 होते हैं, ना 3 होते हैं, ना 5 होते हैं, वर्ण होते हैं 4। ठीक है, वर्णों की संख्या अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी होता है। 4 प्रकार का संगीत में वर्ण होता है, इसलिए जो हम लोग का आंसर का स्वरूप होगा ये सटीक आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। रागों की मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो रागों के मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? अंश स्वर भी कहते हैं, वादी स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि वादी स्वर को ही अंश स्वर कहा जाता है। तो जो हम लोग का आंसर होगा 1 से अधिक, इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से अधिक हम लोग डी ऑप्शन को
लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वरों को राग के नियमानुसार तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? स्वरों को राग के नियमानुसार तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन का स्वरूप है कि जब स्वर को राग के नियम में ताल में बांध देंगे तो वह रचना क्या होगा? तो उसे क्या बोलते हैं? वह हो जाएगा आपका स्वर मालिका, चूँकि स्वर मालिका को ही सरगम गीत बोलते हैं, ठीक है। और सरगम गीत ही स्वर के रूप में रहता है जो किसी राग के नियम में हम लोग किसी राग के अनुसार हम लोग ताल में बांध करके 3 ताल में 4 ताल में आपको जैसे गाना हम लोग गा लेते हैं, ठीक है। तो स्वरों के राग के नियमानुसार तालबद्ध रचना को क्या बोलते हैं? सरगम गीत। और सरगम गीत ऑप्शन में नहीं है लेकिन स्वर मालिका है, इसका दूसरा नाम है, तो स्वर मालिका हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, सामवेद में मान्य स्वर अनुदात में कितने श्रुति के स्वर रखे गए थे? देखिए सामवेद के 3 स्वर माने गए, उदात, ठीक है, अनुदात, उदात अनुदात और क्या स्वरित, ठीक है। उदात अनुदात और स्वरित 3 स्वर माने गए। उदात में आपको 2 श्रुति रखा गया, अनुदात में आपको 3 श्रुति रखा गया और स्वरित में 4 श्रुति रखा गया। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि सामवेद में मान्य स्वर अनुदात में कितने श्रुति के स्वर रखे गए थे? तो अभी हम लोग देखें कि अनुदात में 3 श्रुति के स्वर रखे गए थे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्गी ताल की कितनी संख्या है? तो मार्गी ताल की संख्या जो है 5 मार्गी ताल बताया गया है। ये आपके संगीत रत्नाकर में भी 120 देसी ताल और 5 मार्गी तालों का चर्चा करके तब 125 तालों को माना गया है, ठीक है। चलिए मेरुखंड के नियम से 7 स्वर से कितने तान बनेंगे? ये स्वर प्रस्तार से तान कैसे निकालते हैं मैं पिछले किसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। साथियों मैं इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ विशेष आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मेरुखंड के नियम से 7 स्वर से कितने तान बनेंगे, तो ये हम लोग का 5040 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कश्मीर निवासी शिव कुमार शर्मा किस बात से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा जो कश्मीर के रहने वाले थे, ये संतूर से संबंधित है। चलिए सभी कोमल स्वर युक्त राग हैं, सभी कोमल स्वर युक्त यानी कि कोमल स्वर, सभी स्वर जो कोमल होते हैं यानी कि 4 स्वर कोमल होता है उसमें लगेंगे, ये क्या हो जाएगा? हम लोग का भैरवी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खुला बोल का ताल पहचाने। तो दीपचंदी और 3 ताल खुला बोल का ताल नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा सूल ताल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग मियाँ मल्हार किस ऋतु में गाते हैं? तो राग मियाँ मल्हार बरसात के ऋतु में हम लोग गाते हैं। मियाँ मल्हार तानसेन का रचित राग है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो उसकी आपके कश्मीर के थे और संतूर वादक थे, उनका जन्म हुआ था पंडित शिव कुमार शर्मा का 13 जनवरी 1938, हम लोग का सटीक आंसर हो जाएगा। राग केदार में वादी संवादी स्वर है, राग केदार का जो वादी संवादी होता है म और सा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब ताल के एक आवर्तन में पंचम सवारी को लिखने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? यानी कि झप ताल, यहाँ पे मिसटाइपिंग है, ये क्वेश्चन सेट करते हुए मेरे से मिस हो गया है। ये जब लाल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होगा कि झप ताल के एक आवर्तन में पंचम सवारी को लिखने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होगा? तो देखिए पंचम सवारी में कितना मात्रा होता है? 15 मात्रा, और झप ताल में 10 मात्रा होता है। अब इसको आप डिवीजन करिए, 5 से जाएगा ये 3 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। 3/2 हम लोग का ये प्राप्त होता है स्वरूप, और ये 3/2 किसका स्वरूप है? आड़ का स्वरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 22 श्रुतियों में क्रोधा की क्रम संख्या क्या है? तो जो 22 श्रुतियों में क्रोधा की क्रम संख्या है वो 9 नंबर की इसकी क्रम संख्या है। और श्रुतियों का हम थोड़ा सा आपको स्वरूप दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो श्रुतियों का स्वरूप है, 22 श्रुतियाँ होती हैं और इनके नाम क्या है और किस नंबर पे क्या श्रुति है। देखिए मैं लाइन से आपको पढ़ते जा रहा हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। तिबरा, कुमुदती, मंद्रा, छंदवती, दयावती, रजनी, रक्तिका। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था? रौद्री और 9 नंबर क्रम संख्या पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्रोधा दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन क्या था कि 9 नंबर क्रम संख्या पे क्या है? तो क्रोधा है। तो ध्यान रखेंगे, तिबरा, कुमुदती, मंद्रा, छंदवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, ठीक है। रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, छोड़ी, ठीक है। प्रसारणी आपका 11 नंबर का है, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता 15 नंबर आपका रक्ता हो गया। इस तरह से
प्रत्येक नंबर को आप, प्रत्येक श्रुति को आप लोग देख सकते हैं। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको रख लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमदाद खां क्या बजाते थे? तो जो इमदाद खां का जो संबंध है वह सितार से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से थे? तो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से थे। साथियों वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं फटाफट आपको क्वेश्चन और आंसर कराते जा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से नवाजा गया? तो जो बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई वादक थे, ठीक है, बिहार डुमराव के रहने वाले थे। इनको 2001 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 2001 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम, द साइंस का लिखा गया है यहाँ पे, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक है। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? तो राजा रेड्डी ने इसको लिखा था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, नारद को किनसे संगीत प्राप्त हुई थी? यानी कि सबसे पहले ब्रह्मा ने आपको संगीत की उत्पत्ति किया था, ठीक है। ब्रह्मा के बाद आपको जो प्रदान हुआ उस ब्रह्मा जी ने शिव जी को दिया, और शिव जी ने संगीत को सरस्वती को दिया, और सरस्वती ने नारद को दिया था। तो नारद जी को किनसे संगीत का प्राप्त हुई होता है? तो सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, वैदिक कालीन स्वरों में 3 स्वरों के बाद का संख्या बढ़ना किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो वैदिक कालीन स्वरों में जब 3 स्वर हम लोग का था, उसके बाद में धीरे धीरे 4 से 7 हो गया। प्रश्न का वही स्वरूप है कि वैदिक कालीन स्वरों में 3 स्वर के बाद संख्या का बढ़ना, यानी कि 3 स्वर के बाद 4 स्वर, 5 स्वर, 6 स्वर और 7 स्वर होना, ये सबसे पहले किस ग्रंथ में प्राप्त होता है इसका जिक्र? तो ना नाट्यशास्त्र इसका आंसर नहीं होगा, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधाकर, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आंसर है वह होगा ऋक् प्रतिशाख्य, ठीक है। एक ग्रंथ है जो उसका नाम है ऋक् प्रतिशाख्य, वहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऋक् प्रतिशाख्य में ही इस स्वरूप का सबसे पहले प्राप्ति होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, दीपनी किससे संबंधित है? तो जो दीपनी है यह प्रबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कजरी किस प्रदेश का लोक गीत है? तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फटाफट हम लोग देख लेते जाते हैं। अमजद अली खान किस बात के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान सरोद के लिए जाने जाते हैं। तबली किस वाद्य का अंग है? तो तबली जो है ना, तो ये तानपुरे का अंग है, ठीक है। तो हम लोग तबली तानपुरे का अंग है, ये चीज़ हम लोग जान गए। थोड़ा सा इस स्वरूप को भी देख लेते हैं, तानपुरे का जो अंग है वह किस तरह से, जैसे हम लोग तबला को समझे, थोड़ा सा एक बार आपको मैं तानपुरे का भी समझा दे रहा हूँ, चूँकि कंटेंट में आपके लिए मैं ले करके आया हूँ। तो देखिए ये तानपुरा का फिगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखिए तबली ए है, तबली ए वाला पार्ट तबली हो जाता है, और घोड़च यहाँ पे व्हाइट वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये घोड़च हो गया। मनका ये जो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मनका लगा हुआ है, ठीक है, ये लंगोट हो गया आपका। और यहाँ पे तानपुरे में 4 तार लगे होते हैं, और ये आपका जो तबली और डांड का जो ज्वाइंट होता है यहाँ पे गुल्लू हो गया, ठीक है, डांड हो गया ये लकड़ी का ये वाला लंबा वाला भाग, ठीक है। तार गहन जहाँ से ये चारों तार प्रवेश करते हैं यहाँ पे है ये वाला तार गहन आप देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अट्टी लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि तार गहन के पास में उसके ऊपर में भी ये अट्टी लगा हुआ है, और ये जितने खूंटी लगे हुए हैं ये 4 खूंटी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये खूंटी हो गया, इसको खूंटी बोलते हैं। तो हम लोग तानपुरे का भी स्वरूप हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भातखंडे विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो राग विज्ञान के लेखक वी.एन. पटवर्धन है। अगला क्वेश्चन है, टप्पा के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो टप्पा के जो प्रतिपादक है ये किनको माना जाता है? तो टप्पा के जो प्रतिपादक हैं, तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि टप्पा के जो प्रतिपादक माने जाते हैं सौरी मियाँ माने जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये स्वरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ख्याल का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, बड़ा ख्याल का जो आविष्कार है वह कब हुआ? तो इसका जो हम लोग ऑप्शन देखेंगे उसके बाद अब मैं आपको आंसर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए बड़ा ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा? हुसैन सरकी के द्वारा माना गया, ठीक है। उदात्त अनुदात्त स्वरित किस समय का स्वर है? तो ये उदात्त अनुदात्त वैदिक स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखते हैं, वीडियो का लेंथ लंबा हो जा रहा है, ठीक है।
और मेरा टारगेट यही रहता है कि आपको उस कम समय में ज़्यादा प्रश्न का अभ्यास करा दिया जाए। सारनाथ चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ? तो सारनाथ चतुष्टयी जो हुआ भरत ने सर्वप्रथम किया, ये सारनाथ चतुष्टयी नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आया। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सविता देवी आपके बनारस घराने से संबंध है, इनका ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राग दरबारी का गायन समय क्या है? तो राग दरबारी का जो गायन समय है आपका मध्य रात्रि हो जाएगा। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो राग का जो सरगम गीत है राग के अंगों को दर्शाता है, ठीक है। उसके स्वरूप का जो स्वर का स्वरूप होता है उस राग में लगने वाले उसी को हम लोग गाते हैं। तो उससे क्या लयांग तलांग तो आपका ये होगा नहीं, रागांग होगा, चूँकि राग के अंगों का स्वरूप हम लोग उसे समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है राग अड़ाना, थोड़ा सा ये मिसटाइपिंग हो गया है। राग अड़ाना किस रागांग का राग है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा कानड़ा से, इसका कानड़ा रागांग का राग है, ठीक है, राग अड़ाना। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में 15 मात्रा की ताल का नाम क्या है? तो देखिए आपको मैं बता दूं फरदोस ताल आपका 14 मात्रा का है, ठीक है, टप्पा 16 मात्रा का है, लेकिन पंचम सवारी कितने मात्रा का? ये 15 मात्रा का ताल है। तो 15 मात्रा का जो आंसर हो जाएगा टप्पा का, ये 15 मात्रा की ताल का नाम ये हो जाएगा पंचम सवारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्य कार्यालय है वह नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का कार्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? तो जो अलंकारों का निर्माण होता है वह स्वरों से होता है। स्वरों को मिला करके हम लोग अलंकारों का निर्माण करते हैं, जिनको पलटा भी बोला जाता है। निम्नलिखित में तत्ववाद्य कौन सा है? तो इसमें जो है आपका सितार भी तत्ववाद है और रावण हत्था भी तत्ववाद है, इसलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राग दुर्गा की जाति क्या है? तो राग दुर्गा की जो जाति है औडव औडव है, यहाँ पे हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। पंडित जसराज का संबंध किस संगीत के किस क्षेत्र से है? तो पंडित जसराज मेवाती घराने के बहुत ही शानदार गायक थे, तो गायन से इनका संबंध है, ठीक है। ये रहे पंडित जसराज, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत ही महान कलाकार थे, बहुत ही महान गायक थे, ठीक है। शरण रानी क्या बजाती थी? तो जो शरण रानी थी वो सरोद से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है रेला किस वाद्य से संबंधित है? जो रेला है वह तबले पे हम लोग बजाते हैं। फटाफट हम लोग आंसर देखेंगे। शोभा गुरटू किस शैली के लिए प्रसिद्ध गायिका थी, यानी कि किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? तो शोभा गुरटू ये आपकी ठुमरी गाती थी, ठीक है, ठुमरी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग के समय को दिन और रात के आधार पर कितने अंगों में बांटा गया है? तो देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, प्रहर को यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि मतलब कि कितने प्रहर में बांटे गए हैं, तो उस कंडीशन में 8 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि रागों के समय को दिन और रात के आधार पर कितने अंग का यानी कि क्या उत्तरांग और पूर्वांग, ये 2 पार्ट में बांटा गया था, ठीक है, उत्तरांग और पूर्वांग, वही चीज़ पूछ रहा है। तो कितने भाग में बांटे गए थे? तो 2 भागों में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राग गायन का विकास किससे हुआ? तो राग गायन का जो विकास हुआ, ये मिसटाइपिंग है, राग समझिएगा इसको, राग गायन का विकास जाति से होगा, इसका आंसर हो जाएगा। जाति भेद से तालों की संख्या कितनी होगी? तो जाति भेद से कितना होगा, ठीक है, चूँकि 7 सप्तसुलादी तालों में 7 थे, ठीक है, इसके 5 जाति थे, ठीक है, 5 जाति थे, तो जाति भेद पूछ रहा है। तो जाति भेद में जब 5 जाति थे और 7 ताले थे, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर होगा? 35 हम लोग का आंसर हो जाएगा जाति भेद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय, हाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ जाति भेद से 35 और गति भेद से आपका 75 स्वरूप प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, ठीक है ना, सॉरी, आपको इसमें आप 35 में 5 से गुना करेंगे तो कितना स्वरूप होगा? आप 175 हो जाएगा ना, 50-25 और 2, हाँ 175 हम लोग का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जाति भेद से 35 तालों की संख्या प्राप्त होती है। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की मूल संख्या कितनी है जिससे 10 थाट निकला? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको मेरे माध्यम से हर तरह का प्रश्न देने का प्रयास किया जा रहा है। किसी सीरीज में आपको मॉडरेट मिल रहे होंगे, किसी सीरीज में थोड़ा सा कंसेप्चुअल मिल रहे होंगे, किसी सीरीज में आपको इजी मिल रहे होंगे। तो बीपीएससी का या टीजीटी पीजीटी का जो स्वरूप रहता है पूछने का, मैं उसी तरह से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की जो मूल संख्या कितनी है जिनसे 10 थाटों का जन्म हुआ था? तो इसमें आंसर तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर 32 होगा।
32 ही उत्तर भारत में माना गया था, 16 शुद्ध मध्यम से और 16 तीव्र मध्यम से, और इसी के अंतर्गत से आपको भातखंडे जी ने 10 ठाटों को निकाल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष किस बात से संबंधित है? तो पन्नालाल घोष जो बांसुरी वादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 67 नंबर, भारत ने कितने ग्राम की संख्या मानी है? तो भारत ने ग्रामों की संख्या 2 ही मानी है, उन्होंने गंधार ग्राम को नहीं माना है, उन्होंने षडज और मध्यम 2 ग्राम माने। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ताल के कितने प्राण हैं? तो ताल के 10 प्राण माने गए हैं। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। चलिए एजुकेशन गैंगवे हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करके आप मेरा सहयोग कर सकते हैं और आप अपने सभी तरह के अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लाइक भी किया करिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करके भी आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की आवाज़ से प्रायः मोटी होती है। ये प्रायः लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो स्वरूप है टाइपिंग में यह प्रायः होगा। प्रायः मोटी होती है, यह किस कारण से होता है? तो पुरुषों की आवाज़ जो महिलाओं की आवाज़ से मोटी होती है, ये किस कारण से होता है? पिच के कारण से। पिच का हिंदी क्या होता है? तारता हो जाएगा आंसर हम लोग का। सारणापद्धति में बीड़ा पर 22 तार किसने बांधा था? तो सारणापद्धति में 22 तार बीड़ा पे सारंगदेव ने माना था। ठीक है, वहीं भरत ने आपको 7 तार का प्रयोग किया था। भरत के प्रत्येक बीड़ा पर कितने तारें थी? तो 7 तारें थी। ठीक है, और इन्होंने 2 बीड़ा लिया था। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बीड़ा लिया था 2, लेकिन 7 तारों का प्रयोग किया था। प्रश्न का ये स्वरूप है। प्राचीन समय में एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते थे? तो प्राचीन समय में जो एक स्वर से युक्त गायन होता था उसे आर्चिक बोलते थे, 2 स्वर से युक्त गाथिक और 3 स्वर से युक्त सामिक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 स्वर से युक्त, तो हम लोग का आंसर आर्चिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महर्षि भरत के कितने शुद्ध स्वर हुए? तो महर्षि भरत ने 7 शुद्ध स्वर माने और 2 साधारण स्वर। ठीक है, तो 7 आंसर हो जाएगा। मध्यम ग्राम में पंचम की कितनी श्रुति है? तो मध्यम ग्राम में पंचम की जो श्रुति है, एक श्रुति उतर गई थी, 4 श्रुति से 3 श्रुति हो गया था, 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने कुल कितने तान माने? तो महर्षि भरत ने कुल 84 तान माने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये तबला है। तबला क्या होता है? अवनतवाद होता है। तबला के स्वरूप को देखिए एक बार और, हम लोग इस फोटो में थोड़ा सा स्पष्ट आपको मैं समझा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो छोटा छोटा लकड़ी, यही गट्टा होता है। ठीक है, उससे स्पष्ट यह फोटो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये स्याही हो गया, ये चाटी हो गया, ये वाला आपका चाटी हो गया, इधर का किनारे वाला, और बीच का जो वाइट वाला दिख रहा है ये आपका ल हो गया। ठीक है, ये गजरा हो गया, ये आपका जो दिख रहा है ये बद्धी हो गया। ठीक है, घुड़री इसके नीचे। ठीक है, और ये आपको सारा चीज़ समझा ही दिया हूँ, आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज जो एक तबला वादक थे किस घराने से संबंध रखते थे? तो किशन महाराज जो तबला वादक थे, ये इनका जो संबंध था बनारस घराने से था। ऑप्शन में बनारस है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? तो धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल 14 मात्रा की होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहते हैं? तो रागमाला को दक्षिण संगीत में राग मालिका बोलते हैं। साथियों, आप हमारे चैनल को एजुकेशन गैंगवे सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए। ठीक है, आपको किसी भी तरह का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम का अभ्यास करना हो तो आप यहाँ पे हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।